आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मंजुल भगत जी द्वारा लिखित कहानी नालायक बहू। कामिनी ने अलमारी के पट खोले। सामने के हैंगरों पर झिलमिल साड़ियाँ टंगी थीं। अनेक रंगों की छटा एक दूसरे से होड़ लगा रही थी। आज छुट्टी का दिन है, सुजाता जीजी आएंगी। मन बुझा बुझा होते हुए भी कामिनी ने एक उन्नाबी रंग की सिल्क की साड़ी निकाल ली। वैसे भी बहुत देर तक उससे किसी भी चीज़ का शौक नहीं मनाया जाता। कामिनी की मनोरचना ही कुछ ऐसी थी। बिखरे रहने पर तो वह और भी टूटा हारा महसूस करती। मन पर न जाने कहाँ से झुंड के झुंड निराशा भाव आकर मंडराने लगते और चीलों की तरह आशा को झपट ले जाते। शायद यही उसके व्यक्तित्व का निकास था, जो विनाश के पूर्व ही संतप्त जोश को बाहर निकाल फेंकता था। घर का काम भी तमाम दिन फैलाए रखने को मन नहीं होता। यही मन होता कि रूटीन बिना झंझट और हाय हाय के समाप्त हो जाए और फिर कुछ मन का सा करने को समय बच रहे। परंतु घर का काम सुलटते ही अम्मा का जी घबराने लगता। वह खोज खाज कर कोई झंझट निकाल ही लाती। कल तो अम्मा न जाने कब के दबे दफनाए छोटे बच्चे का रजाई गद्दा 3-4 छोटे तकियों सहित निकाल लाई। बोली, ले बहू, इसे उधेड़ कर रुई निकाल ले, रुई धुनवा लेंगे। खोल को धोकर थैला सी लेंगे। धुनी हुई रुई और नई रुई डालकर कामिनी ने बीच में ही टोक दिया, लेकिन अम्मा, थैले तो बहुत से पड़े हैं। आजकल पिसा पिसाया आटा जो मंगाया, सो जिन थैलियों में वो बंद होकर आया है वही थैलों का काम दे जाएंगी। अरे वो तो मैंने उधेड़ कर किनारे जोड़ जाड़ कर अपना पेटीकोट सी लिया था। ले, अब शुरू भी कर। अम्मा, बना बनाया रजाई गद्दा है, इन्हें ऐसा ही जमादारिन के नवजात बच्चे को जो दे डालें, बेचारे का जाड़ा कट जाएगा। अरे नहीं, उसका जाड़ा तो बोरी गुदड़ी में भी निकल जाएगा और अभी जाड़ा आने में बहुत देर है। और अम्मा ने टांके तोड़ने शुरू कर दिए। टांके तोड़ते तोड़ते पुराना घिसा कपड़ा कई जगह से चिर गया। उस चिरे घिसे कपड़े की बनी थैली में नौकर को साग सब्जी भरकर लाने की कल्पना से सिहर कर अम्मा फिर अपनी एक चौड़े किनारे की पुरानी धोती उठा लाई। शाम तक पुरानी रजाई के घिसे पिटे खोल पर साड़ी के मजबूत किनारे की अनेक पट्टियां सिल चुकी थीं। 2 रंगीन नए थैले अम्मा के इस एप्लीक वर्क से सजे रसोई में कीलों पर झूल रहे थे। रुई में दम नहीं था। धुनिये ने मुंह बिचका कर कह दिया, इसका अब क्या धुनूं, इसमें अब बचा ही क्या है। तब अम्मा ने भी दरिया दिल हो रुई जमादारिन को थमा दी थी। ले, ये तू बच्चे की गुदड़ी में भर लीजो। तैयार होकर कामिनी कमरे से बाहर निकल आई। घर साफ सुथरा शांतिपूर्ण था। सब कुछ यथास्थान सुव्यवस्थित देखकर मन परितोष से भर उठा। सब कुछ तो नियंत्रित है। जीवन की लगाम तो हाथ में थमी है। समय जैसे विश्राम कर रहा हो। सड़क पर दौड़ती कारों की घूं घूं जैसे वक्त की उठती गिरती सांस हो। बस वही एक आवाज़ थी। मिलियनरेस दोबारा पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था। पढ़ते पढ़ते कामिनी हल्की होती गई थी और उसके संसार की सीमा रेखाएं फैलते फैलते घर की दहलीज को लांघ देश की सीमा भी पार कर गई थीं। तभी चौके से लाल मिर्च की सिसकारी उठी। अम्मा को धसका लग गया। कामिनी भी खो खो कर उठी। शेखर घर में घुसा ही था। रसोई से उठती सुगंध ने पति के मुख पर एक चिकनी तरावट ला दी। सीधे चौके में ही घुस गया। क्या बना है आज? शेखर ललक कर पूछने लगा। कामिनी पुस्तक बंद कर खाना परोसने चल दी। बाहर मोटर का हॉर्न बज उठा और कुछ ही देर बाद कामिनी की ननद सुजाता अपने दोनों बच्चों को लिए पहुंच गई। ननद जी ठाठदार लग रही थी। चेहरे से रौब टपक रहा था। बदन पर सुख सुविधा की चिकनाई थी। चाल में सुरक्षिता का विश्वास। उम्र में वो दोनों भाइयों से बड़ी थी। आवाज़ सुनकर अम्मा भागी आई। आ गई बेटी, आओ बैठो। अरे कामिनी, खाना लगा दे, बच्चे भूखे होंगे। फिर अम्मा और ननद जी फुसफुसाकर बतियाने लगी, जैसे किसी रहस्य पर से हौले हौले पर्दा खिसका रही हों। खाने के साथ साथ गपशप भी होने लगी थी। कामिनी को सूखी लोगों से मिलना बहुत भला लगता।
सदा झींकते, किस्मत को कोसते रिरियाते लोगों से उसे बहुत ऊब होती। ननद जी खूब खुशहाल थी, उनका आना कामिनी को सदा अच्छा लगता। इतने में सुजाता ने न जाने कौन सी बात में से बात निकाल कर कामिनी के मुख की ओर आड़े तिरछे देखते देखते बोलना शुरू किया। भाई, मैं तो भारतीय नारी हूँ, पतिव्रत धर्म में पति के प्रति आदर भावना को भी शामिल समझती हूँ। कभी उनको उपदेश या शिक्षा देना तो दूर की बात, इनकी किसी इच्छा की उपेक्षा तक नहीं की। बस जैसे इन्होंने रखा वैसे रह लिए। कामिनी ने अपने को आत्मलाभ करते पाया। यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई साम्राज्ञी कहे, भाई मैं तो बहुत सीधे साधे जीवन में विश्वास करती हूँ, बस जो खाने को मिला वही खा लेती हूँ, जो पहनने को मिला वही पहन लेती हूँ। सुजाता के पति मेहनतकश सज्जन पुरुष थे और ऊंचे रुतबे को पहुंचे हुए थे। दफ्तर बाहर हर स्थान पर वो माननीय थे, मिष्टभाषी और हर व्यक्ति को यथोचित मान देने वाले। घर में नौकर चाकर सवारी सुख शांति सभी कुछ था। कितना सहज हो गया होगा सुजाता जीजी के लिए उस पति का सम्मान करना जिसे समस्त समाज ही पूज रहा हो। क्या केवल एक पत्नी ही इतनी नीच हो सकती है कि एक आदरणीय पति को मान का पात्र न माने? कामिनी इन्हीं विचारों की जुगाली कर रही थी जब अम्मा का स्वर सुनाई पड़ा। बहू उठ तो, वह आमों का पार्सल भेजा था छोटे ने, उनमें से कुछ आम तो चुन ला। कामिनी उठकर 5-6 रसीले आम चुन लाई। दूसरे हाथ में लिफाफे में 5 आम और थे। पूछा, अम्मा ये आम कहारी को दे दूं? दिखा दो। कहारी वाले आम देखकर तो अम्मा भौचक्की रह गई। है, यह आम कहारी के लिए है, पेटी में सड़े गले भी तो होंगे, वही दे निकाल के। ला कुछ आम और चुन ला, सुजाता लिए जाएगी। कहारी को फिर 5 पिलपिले लिजलिजले आम थमा दिए गए। अम्मा, सड़े गले आम खिलाकर उन्हें बीमार करने से तो एक ही है स्वच्छ। अम्मा एकदम से तुनक उठी। बस बस बहू, ज़्यादा दिलेर मत बनो। आदमी की कमाई धेला ठीकरा भी नहीं और रानी जी चली हैं दोनों हाथों से लुटाने। कोई मुफ्त तो मिले नहीं होंगे, मोल ही लेकर भेजे होंगे छोटे की बहू ने, और वो तो बेचारी कुछ न कुछ भेजती ही रहे। पिछले महीने साड़ी भी तो भेजी थी मेरे लिए, और उससे पहले स्वेटर नहीं भेजा था। लो, कहाँ की बात कहाँ ले उड़ी अम्मा। छोटे की बहू तरला, कामिनी की देवरानी। कामिनी को कभी उससे ईर्ष्या नहीं हुई, स्वभाव भी अच्छा ही था तरला का। कुछ स्वभाव अच्छा, कुछ कमाऊ सपूत की पत्नी होने के नाते दर्पण पर पड़े अक्स के रूप में ढेर सा यश तरला पर बरस जाता। जब तब अम्मा तराजू लेकर दोनों बेटों को बहुओं समेत तोलने बैठ जाती, तब कामिनी को लगता तरला का पलड़ा लियाकत के भार से धम्म से जाकर धरती पर बैठ गया है और उसका पलड़ा अम्मा की हथेली के आसपास हवा में ही झूलता रह गया है। पिछले हफ्ते शेखर की तीसरी नौकरी भी छूट गई थी। माह का अंत होते ही छोकरे को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। अम्मा ही बैंक से रुपया निकाल कर जैसे तैसे खर्चा उठाएंगी। अम्मा पर बोझ बनते सोचकर बड़ी लज्जा मालूम हुई। शेखर उखड़ा उखड़ा निरुद्देश इधर से उधर खाक छानता फिरता, अखबारों को उलट पलट कर इश्तहारों को जवाब देता रहता। अधिकांश विज्ञापन निरर्थक निकलते। पिछले द्वार से सिफारिश वाले को कुर्सी सौंप दी जाती और अगले द्वार के सम्मुख उम्मीदवारों की कतार रिजेक्ट हो जाती। अम्मा हर किसी से शेखर की नौकरी की बात उठाती। दिवाली के दिन सुजाता के घर दोपहर का खाना था। आज त्योहार का शुभ दिन है। सब कुछ भुलाकर कामिनी ने सजने की ठानी। पिछली रात के रोने धोने के कारण पलकें अब भी सूजी हुई थीं। उस पर पर्दा डालने के लिए पेंसिल से गहरी काली लकीर पलकों पर खींची गई। पब्लिक में वह अपने टीसते जख्मों को जिस सफाई से छुपा जाती, एकांत में उन्हीं जख्मों को खरोंच इस पुरजोशी से रोती कि उसका मन संयम के सभी बांध तोड़ उमगती नदी सा बह निकलता। कल रात भी ऐसी ही बाढ़ आई थी और आखिर कामिनी उसमें गोते लगा हल्की हो सो गई थी। सवेरे लगा उसका मन बिल्कुल निर्मल हो आया है। श्रृंगार से विगत रात्रि के व्यथा चिन्ह मिटाते मिटाते कामिनी स्वस्थ और शांत हो गई थी। श्रृंगार समाप्त होते होते एक नए विश्वस्त व्यक्तित्व का उदय हो आया था और जब कामिनी कमरे से बाहर निकली तो वो प्रसन्न मुद्रा में थी। चलो अम्मा, या तो तिवारी जी के घर से सीधे ही वहां पहुंच जाएंगे।
अम्मा एकटक उसे देखती रह गईं, केवल सिर हिलाकर अनुमति दे दी। ननद भी चौंक गई थी। अरे शेखर को क्या नौकरी मिल गई? तुम तो लकदक हो एकदम। कामिनी का मन टप से बुझ गया। बोली, जीजी, आज त्योहार के दिन गृह लक्ष्मी ही यदि मनहूस सूरत बनाए फिर जीवन में शुभ हो ही क्या सकता है। और फिर नौकरी छूटी है, जीवन तो शेष ही है। भाई शाबाश है तुम्हें। हम होते तो अब तक पागल हो गए होते। अम्मा के दबे होंठ भी जैसे बेटी का कथन दोहरा रहे थे। कामिनी ने मन में बुझती लौ अन्य आमंत्रित अतिथियों में खोकर फिर से उकसा ली। महफिल रंग पर थी। उच्च वर्ग की सोशलाइट महिलाएं, जिनकी चिमड़ाई त्वचा ब्यूटी क्लिनिक में घिस रगड़कर चमकाई गई थी, असली भौहें मुड़कर पेंसिल से अच्छी ऊंची धनुषाकार कृत्रिम भौहें बनाई गई थीं, जो नीचे दाग छोड़ गई थीं। बालों को इस कदर लैकर छिड़क कर जमाया गया था कि केशों का रेशम बटी हुई रस्सी से जकड़ गया था। लगता उन केशों की कटीली बाढ़ से उलझकर हथेलियां छिल सकती हैं। पैडेड ब्रा और बुकरम लगी चोली ने खींच खांच कर वक्ष के उभार के ऐसे उठंग त्रिकोण बना दिए थे कि लगता वह स्त्री की कोमल गोलाइयां नहीं, किसी प्रस्तर प्रतिमा के निष्प्राण उरोज हैं। उन स्त्रियों के मुख पर श्रृंगार ब्लेड की धार सा पहना लग रहा था। नफीस लगने की उमंग में वह इतनी अप्राप्य लग रही थी कि कैसे उनके पति कभी भी प्यार के बहाव में बहकर उन तक पहुंच पाते होंगे, पता नहीं। वह श्रृंगार कोमल लता पर झूमते पुष्प गुच्छ के समान नहीं, किसी खेत की सीमा पर खड़े कैक्टस की कतार जैसा था, कटीला और दूर रहने पर मजबूर करने वाला। कुछ की आंखों के नीचे काली झाइयां थीं, जो शायद देर रात गए सोशलाइजिंग का नतीजा था। कुछ सफल पुरुष भी थे, ऊंचे पदों पर नियुक्त। सफलता उनके हाथों में थमे मदिरा पात्रों में छलकते नशे से भी अधिक गहरी हो उनके व्यक्तित्व पर छाई थी। आपके पति क्या काम करते हैं? जी, वो एक फर्म में है। झूठ बोलते हुए कामिनी को लगा वो मक्खी निगल गई है। फर्म का नाम सुनकर मिसेस वर्मा की बाँछें खिली रही थीं जब कामिनी ने शेखर के विगत साधारण पद की खबर सुना दी। मिसेस वर्मा की फैलती बत्ती सी सिकुड़ने लगी। वह बराबर के लोगों की खोज में शीघ्रता से आगे बढ़ गई। कामिनी एक दूसरी महिला को देखने लगी, जिसके भारी होंठ सुर्ख बैट लुक की लिपस्टिक से ऐसे सने थे जैसे वह अभी अभी ताज़ा शिकार खाकर आई हो, बाघिन की तरह। सुजाता जीजी मिसेस गार्गी से मिलवा रही थी। मिसेस गार्गी खरगोश जैसी मासूमियत और घबराहट लिए हुए थी। गोरा गोरा निर्दोष रंग, बड़ी बड़ी क्षमा याचना सी करती आंखें। परिचय के समय वह हंसी थी ऐसे जैसे किसी टीसते जख्म पर से अचानक किसी ने पट्टी हटा दी हो और वह फटा हुआ जख्म अनावृत रह गया हो। उनसे मिलकर कामिनी को न जाने क्यों एक दुखन सी हुई। मिसेस गार्गी निस्सहाय सी पाइनएप्पल जूस की ट्रे की ओर बढ़ चुकी थी। तभी सुजाता जीजी ने फुसफुसाकर कामिनी के कान में कहा, बेचारी मिस्टर गार्गी तो तमाम दिन मिसेस वर्मा की चौखट पर पड़े रहते हैं। सारा शहर जानता है इनके मिस्टर को। तभी शेखर भी आ गया। वह दर्शक बना कोने में खड़ा था। कामिनी ने पति को कुम्हलाया सा अलग थलग खड़े पाया। मन ममता और करुणा से भर आया। शेखर, तुम्हें आने में देर हुई। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही थी। वह जो सामने सफ़ेद बालों वाले सज्जन है ना, वो एक नामी वकील हैं। तुम उन्हें जानते हो? हाँ, एक बार सुजाता जीजी ने मिलवाया था। तो उनसे मिला हो ना? नहीं नहीं। शेखर के स्वर में ऊंचे रुतबे के लिए दहशत थी। और कामिनी, वो जो नींबू के रंग की शर्ट पहने ना, वो दिल्ली अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। और वह जो हरे सिल्क की फ्लोरल ब्रॉड टाई लगाए हैं ना, वो चीफ इंजीनियर मेहता हैं। शेखर की कमेंट्री जारी थी। वो तो शेखर तुम्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मिल लो न जाकर। नहीं नहीं, पीछे किसी को देख रहे होंगे। झिझक भरी हंसते हुए शेखर बोला, शेखर, ये लोग तुम्हारी हमारी तरह ही मामूली हैं, तुम क्यों इतना झेपते हो? अच्छा चलो अब घर चलें। शेखर एकदम से अनमना हो उठा। वे लोग तत्काल घर चले आए। अम्मा को बाद में सुजाता जीजी छुड़वाने वाली थी।
अम्मा घर पहुंची तो थकान के साथ साथ खींच से भरी हुई थी। उनकी झुंझलाहट दब नहीं पा रही थी। बोली, अरे शेखर, अब कोई नौकरी ढूंढ ही ले बेटा। देख, वहाँ कितने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा बड़ा बेटा क्या काम करता है। भला बता, मैं उनको क्या जवाब देती। शर्म से मैं गड़ी जा रही थी। मैं तेरी माँ जो हूँ बेटा, कैसे पत्थर का कलेजा कर लूँ। वो तेरी बीवी तो न जाने कैसे सज संवर के चहक लेवे है। और सुन, हफ्ते 10 दिन में मैं छोटे के पास कानपुर जाऊंगी। 4-6 महीने उसके पास ही रह लूँ। बहुत बहुत बुलावा भेजा है तरला ने। कामिनी का अंतस्थल कचोटने लगा। सोचने लगी, तुम माँ हो ना, इसी से एक बेटे की शेखी ना बघार पाने पर दूसरे की बखान सकती हो। मैं पत्नी हूँ ना, और पति तो 2-4 होते नहीं। इसी से इकलौते पति की कमियों को लेकर भी जीने का प्रयत्न कर रही हूँ। 10 रोज बाद अम्मा कानपुर चली गईं। जाते जाते अम्मा कुछ राशन पानी रख गई थी, जो 20 रोज में ही चुक गया। अलमारी के कोने में दुबके कुछ रुपए पड़े थे, मनी ऑर्डरों की चिटों के साथ ही। ये रुपए 30 त्योहार पर कामिनी के पीहर से आए थे। धीरे धीरे वे भी निपटने लगे। छोकरा पहले ही छुड़ा दिया था। अम्मा के पत्र आते रहते, उनमें उनके आने का कोई इशारा न होता। पीतल बेच लो कि हाँक सुनकर कामिनी घर में पड़े पीतल के सजावटी खिलौने, ऊंट, बकरियां, गाय, शेर सभी बटोर लाई और खिलाड़ी को आवाज़ लगा दी, पीतल क्या भाव लेते हो? 5 रुपये किलो, एक ही भाव। झन्न से कामिनी ने खिलौने उसके आगे उलट दिए। लो बीबी, 4 किलो पक्के हैं, 20 के पड़े। कबाड़ी से मुड़े तुड़े गंदले 20 रुपए के नोट लेकर कामिनी ने राहत की सांस ली। चलो, कुछ तो जुगाड़ हुआ। उसी रोज अम्मा का पत्र शेखर के नाम आया था। बेटे, मैं तेरी नौकरी की चिंता में मरी जा रही हूँ। कल ही मैंने पंडित जी को बुलाकर जाप करवाया है। पूरे 50 रुपये में पूजा पड़ी। भगवान सब कुछ भला करेगा। छोटे के बेटा हुआ है। 10 दिन का होने पर हवन कराएंगे और 30 रोज बाद बहुत बड़ी दावत है। शहर में छोटे को बहुत मानने जाने वाले हैं। अच्छा होता अगर तुम लोग भी आ जाते, पर क्या करें, तुम्हारी भी मजबूरी है। यह भी अम्मा ने स्वयं ही लिख दिया था। चलो, छुट्टी हुई। उनके बचे हुए गोले निकालकर कामिनी बुनने बैठ गई। छोटे बच्चे को कुछ भेजने को मन मचल पड़ा था। शेखर ने घर में दाखिल होते ही 200 रुपये लाकर कामिनी के सामने रख दिए। कामिनी हकबका गई। बोली, ये रुपए कहाँ से आए? उधार लाया हूँ। तुम ऐसा करो, थोड़ा असली घी भी ले आओ। उसके बगैर दाल में छौंक का मज़ा ही नहीं आता। और छौंक का आनंद लेता शेखर नहाने चला गया। शेखर से बिना उलझे कामिनी सौदा लेने चल दी। शेखर की पसंद की सब्जी भाजी लेने के पश्चात जब वह घर लौटी तो देखा शेखर नहाया धोया बैठा है और उसके पिताजी से बातें कर रहा है। बिना इत्तला के पिताजी की उपस्थिति एक सुखद आश्चर्य बन उसे चौंका गई। दौड़कर वह पिताजी के समीप पहुंच गई। सौदा भी हाथों से छूटते छूटते बचा। कब आए? माँ कैसी है? अभी 2-4 रोज टिकेंगे ना? और भैया ने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रश्नों की झड़ी लगा दी उसने, किंतु पिताजी बस एकटक उसे देखे जा रहे थे। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? माँ की तरह आप भी मत कहने लगिएगा। हाय हाय, कितनी दुबला गई है बेटी तू। ये तो आजकल का फैशन है, एकदम स्लिम ट्रिम लगना। शान से गर्दन उठाकर कामिनी ने कहा। खाना बनाने की तत्परता, पिता के लिए सुख सुविधाएं जुटाने और मैके की ढेर सी खबरें जान लेने के बीच उसने महसूस किया कि वह पिताजी से अपनी असली स्थिति छिपाने में पूर्णतया सफल हो गई है। उसकी वाक चातुरी, अभिनय कला ने बाप की आंखों में धूल झोंक दी है। बात बात पर खिलखिल करती वह ऐसे इटलाती फिर रही थी जैसे कोई ऐश्वर्य की रानी अपने साम्राज्य को देखकर तुष्ट हो उठे। शेखर, तुम आज ही छुट्टी ले लो। पिताजी केवल 2 ही रोज को तो आए हैं। अगले दिन प्रातः ही उठकर कामिनी ने अपनी चातुरी दिखलाई। शेखर पल भर चौंका, फिर पलकें झुका ली। पिताजी ने प्रश्न सूचक दृष्टि ऊपर उठाई, फिर चाय का घूंट गले से उतारकर बोले, कुछ समय के लिए तुम दोनों मेरे ही साथ क्यों नहीं चलते? नहीं पिताजी, अभी इतनी छुट्टी शेखर को कहाँ मिलेगी? प्रत्युत्तर में कामिनी का प्रश्न था। पर कम्मो,
और पिताजी बीच में अटक गए। तमाम दिन हंसी खुशी में गुजर गया। जाते समय पिताजी कामिनी को एकदम से 400 रुपये देने लगे। अरे इतने सारे क्यों? सदा की तरह 101 दीजिए ना। नहीं तो फिर ऐसा करती हूँ, 2 रोज के आपके खाने पीने का पाई पाई जोड़कर बतला देती हूँ कि 19 रुपये 60 पैसे हुए। चलिए 2-4 रुपये टिप भी छोड़ जाइएगा। पिता के गले में फिर कुछ अटक रहा था। वह लौटाए हुए रुपए उन्होंने चुपचाप रख लिए। फिर बिना कुछ बोले तेजी से बाहर की ओर मुड़ गए। शेखर उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गया। कानपुर से अम्मा का खत आया था। शेखर बेटा, तुम्हें देखे बहुत अरसा हो गया। क्या करूं, तरला आने ही नहीं देती। मुन्ना भी मुझसे परस गया है। यहाँ पड़ोस भी बहुत अच्छा है। मेरी दोपहरें उनके साथ ही गुजरे हैं। पड़ोस के राय साहब का बड़ा लड़का बदली पर दिल्ली जा रहा है। बेचारा मकान की फिक्र में है। सोचती हूँ अगर दिल्ली वाला मकान उन्हें किराए पर दे दूँ तो कुछ मेरा भी लेने देने का आसरा हो जाए। दुनियादारी तो बेटे मरते दम तक निभानी ही पड़े है। निकाल के खर्च करते रहो तो कुआं भी खाली हो जावे है। फिर बैंक में तो ऐसा धरा ही क्या है। मेरे ख्याल में तो पीछे वाला कमरा गुसल खाने समेत तुम बरत लो, बाकी चढ़ा देना ही बेहतर है। कामिनी ने खत मोड़कर लिफाफे में रख दिया। दूसरा खत खोलकर पढ़ने लगी। पिताजी का था। लिखा था, कामिनी बेटी, इसी महीने की 20 तारीख को तुम थिरानी जी के दफ्तर चली जाना। मैंने उन्हें खत लिख दिया था। उनके दफ्तर में एक जगह खाली है। कुछ रिसर्च असिस्टेंट जैसी पोस्ट है। मुझे मालूम है तुम बहादुर लड़की हो और मेरी लड़की हो। तुम जीवन में अवश्य सफल होगी। कामिनी की आंखों की कोर भीग चली। तो क्या पिताजी को सब ज्ञात है? वो क्यों मुझे बहादुर की उपाधि दे रहे हैं और क्यों इतने बेचैन हैं मेरी नौकरी के लिए? इसी उधेड़ बुन के बीच शेखर का आगमन हुआ। तुरंत ही जेब में हाथ डाल 100 रुपये का नोट निकाल कामिनी की गोद में फेंक दिया, जैसे एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से हल्का हो लिया हो। बोला, घर खर्च के लिए है। कहाँ से लाए हो? कामिनी की आवाज़ में तल्खी उतर आई। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे जन्म से जेब काटकर पैसे लाता रहा हूँ। शेखर भी कट गया। फिर भी कुछ कहो तो। कहना यही है कि झटपट कुछ लजीज शय खाने को बनाओ। जो घर में न हो बाजार से ले आओ। कमबख्त आंतें कुलबुला रही हैं। उत्तर में कामिनी ने दोनों खत शेखर को पकड़ा दिए और रसोई में घुस गई। खाना खाने के पश्चात शेखर इत्मीनान से पांव फैलाकर लेट गया और एक पुरानी पत्रिका उलट पलट कर पढ़ने लगा। तुमने खत पढ़े हैं? कामिनी ने पूछा। हाँ, घर किराए पर उठाना होगा। उठा देंगे। पिताजी मुझे नौकरी दिलवा रहे हैं। कर लूँ? तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी राय पूछ रही हूँ। कुछ हर्ज भी नहीं है। पिताजी से अपनी नौकरी छूट जाने का जिक्र तुमने किया था? अरे नहीं बाबा। बस शेखर से यही टुकड़े टुकड़े बात मुमकिन है। 20 तारीख को वह थिरानी जी के दफ्तर जा इंटरव्यू की खानापूरी कर आई थी। अगले माह की 1 तारीख से उसकी नियुक्ति भी हो गई थी। ठीक ही तो है, वह नौकरी करेगी तो शेखर उधार मांगता नहीं फिरेगा। बदहवासों की तरह नौकरी नहीं ढूंढेगा। नौकरी ढूंढने के लिए भी तो होशो हवास बरकरार चाहिए। सूरत से बेहिसी और लाचारी टपकती हो तो ऐसे बेचारे की इंटरव्यू में कौन सिलेक्ट करेगा? अम्मा भी शायद वापस आ जाएं। आखिर बुढ़ापे में उनको भी तो घर में हंसी खुशी अच्छी लगती होगी। पिताजी की भी उसे लेकर चिंता कम हो जाएगी। दफ्तर घर से दूर नहीं था। कामिनी पैदल ही चली जाती। घर का एक पिछला कमरा, बरामदा, उससे मिला जुला गुसल खाना और छोटा सा स्टोर, जो अब रसोई घर बन गया था, को छोड़कर बाकी घर किराए पर चढ़ा दिया गया था। कामिनी ने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर दे दी थी। उत्तर में माँ जी ने शेखर को खत में लिखा था, सुना है तेरी बीवी नौकरी करने लगी है। आजकल तो सभी करे हैं। कितने रुपए मिल जाते होंगे? दफ्तर एक चुनौती बनकर कामिनी के जीवन में आया था और उसने असीम सजगता और दृढ़ता से उसे स्वीकार कर लिया था। अब तो पांव जमने लगे थे। कामिनी को लगता, यूं ही दुनिया इतनी हाय हाय मचाती है। ईमानदारी से पैसा कमाना तो एक खेल है, बशर्ते कि नौकरी हाथ लग जाए।
मेहनत करना भी टेनिस का खेल है। इसका सारा मज़ा ही हरकत और मशक्क़त में है। खेल से थककर भी मन तुष्ट हो उठता है। लगता है क्रिया को एक दिशा मिल गई। गृहस्थी तो पहले ही सिमट कर एक कमरे में समा गई थी। उसमें अधिक फंसाव की गुंजाइश नहीं रह गई थी और रहा सहा गृहिणी की अनुपस्थिति में सरलतर होता जा रहा था। अब तो संध्या को घर पहुंचकर कामनी देखती, इस हल्की फुल्की गृहस्थी की बागडोर शेखर भी सहजता से थाम सकता है। उसकी गृहस्थी अब वन मास्टर्स डॉग नहीं रह गई थी। अब तो उस अड़ियल कुत्ते को शेखर भी टहला सकता था। जीवन कुछ सहल ही हो गया था। पहली तनख्वाह आते ही कामिनी ने आह्लाद भरे उत्साह से शेखर से पूछा, बतलाओ तो, तुमने किस किस से उधार लिया था? थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे, ठीक है? फिर दे देंगे, अभी छोड़ो। नहीं, वह बोझा सिर पर रखकर मुझसे सिर ऊंचा नहीं किया जाता। मैं कब कह रहा हूँ कि हम बेरुपए मार ही लेंगे, जब सुबीता होगा तब दे देंगे। पर कम से कम बतला तो दो बेरुपए। कामिनी, तुम तो पठान की तरह सिर पर सवार हो रही हो। कर्जा ही तो लिया है, कोई डाका तो नहीं डाला, इतनी हाय तौबा मचा रही हो। क्रोध के हल्के से झोंके ने बात को उड़ा दिया। एक और वर्ष वर्तमान से खींचकर भूत उड़ा ले गया, जैसे साधिकार अपनी धरोहर कोई किसी से मांग ले। हर आज को जैसे हम भूत से उधार मांग कर लाए हों तो कल तक ही चुकाना पड़ेगा। एक ही से दिन घुल घुल कर एकाकार हुए जा रहे थे। उनकी पृथकता केवल कैलेंडर के पन्नों पर ही व्यक्त थी। अचानक एक रोज मेरठ से कामिनी की माँ का स्नेह से गदगद पत्र आया। कम्मो, तेरे भैया का ब्याह तय हो गया है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि क्या बतलाऊं। तू फौरन छुट्टी लेकर शेखर के साथ चली आ। ब्याह 20-1 रोज में ही है। लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी है। आदि आदि तो छुट्टी लेकर शेखर के साथ चली आ। तो शेखर के बेकार होने की बात वहाँ मालूम है। शेखर, चलोगे ना ब्याह में? ना। क्यों? तुम ही हो आओ। मैंने काम के बारे में इधर उधर बात चला रखी है, परस्यू करते रहना चाहता हूँ। शायद इस परिस्थिति में शेखर को ससुराल जाने में हिचकिचाहट हो रही है। यही सोचकर कामिनी ने अधिक अनुरोध नहीं किया। वह ब्याह में जाने की तैयारी करने लगी। दफ्तर का रूटीन बदलकर एकदम से ब्याह का घर हो जाएगा, इस कल्पना से मन तरंगित हो उठा। भाभी के लिए छोटे छोटे स्वर्ण कर्ण फूल भी खरीद लिए थे। फल मिठाई हर औचित्य बोध से लदी फदी कामिनी अपने पीहर मेरठ पहुंच गई। मेरठ भी एक अपनी किस्म का बेजोड़ शहर है। राजधानी से कुल 40 मील की दूरी पर होने के कारण वह बड़े शहर की चकाचौंध से खूब वाकिफ है। मेरठ का रईस नवीनता की खोज में दिल्ली के अनेक चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर उसके शौक को कुछ और भड़का देते हैं। वहाँ की हवा लेकर जब वह मेरठ पहुँचता है तो वह दिल्ली वाले से 1.5 गुना अधिक फैशन परस्त और बांका हो जाता है। पूरी तौर से बड़ा शहर न होने की वजह से पुरानी वजह और अदा भी वहाँ की रिहाइश में शामिल है। लोगों को फुर्सत है, एक दूसरे की जिंदगी में दिलचस्पी, लिहाजा तिलसी बात भी जोरों की अफवाह बनकर आंधी की तरह उड़ने लगती है। हम कहीं इस छोटी जगह में पिछड़े न रह जाएं। इस घबराहट में वहाँ के शौकीन घराने नया फैशन क्या है और वहाँ दिल्ली में काहे का चलन है से चौकन्ने रहते हैं, जबकि कभी कभी खुद दिल्ली वाले ही सोते से जागा करते हैं और देखते हैं कि फैशन उन्हें पीछे छोड़कर कई स्टेशन आगे जा पहुंचा है और ऐसे में वो मेरठ जाकर उसे पकड़ ले सकते हैं। कामिनी को आया सुनकर मिलने जुलने वालियों का तांता लग गया। बड़े लगाव से स्त्रियां उसके आभूषण छू छू कर देखती। कामिनी कहती, क्या देख रही हो भाई, फैशन तो हमें सदा धोखा दे जाता है। हमें तो साड़ी 5 साल पहले भाग गई और आज तक भाती रहती है, और जिस पर कल मन आएगा वो यकीनन 4 साल बाद रिलीज होने वाला होता है, या फिर 10 साल पुरानी घिसी घिसाई फिल्म सा पिट चुका होता है। हमारे कपड़े जेवर देखकर आप केवल हमारी पसंद का अंदाज लगा पाएंगे, दिल्ली के फैशन का नहीं। स्त्रियां हंस पड़ती, पर निराशा उनके मुख पर साफ पुती होती। शादी की गहमा गहमी में दिन गुजर गए। नई बहू अभिसार और रोमांच बिखेरती ससुराल आ गई थी। मान लाड़ और उमंग में कामिनी के कपोल रक्ताब हो आए। इतने से दिनों में ही देह भरने लगी थी।
भाभी के लिए बड़ा कमरा ठीक करते करते कामिनी ने अपने पिता के सब दराज खाली कर दिए थे। फालतू कागज पत्रों के बेमानी ढेर तबीयत को उबार रहे थे। पिता से पूछ पूछ कर उनके पुर्जे फाड़ कर वो रद्दी की टोकरी में डालती जा रही थी। पिता कभी कभी झल्ला भी जाते। दफ्तर में क्या काम करने लगी है, मेरे तमाम कागज उलट पुलट कर रखती रहती है। अरे ठहर भाई, देखूं तो जरा ये काम का है। पर कागज कामिनी के हाथों में पड़ चुका था। पिताजी किसी दूसरे कागज पर आंखें फंसा बैठे थे। कामिनी के हाथ के कागज पर शेखर की ही लिखावट थी। पिताजी के नाम पत्र था। तारीख पारसाल की पड़ी थी। लिखा था, क्या बताऊं, यह सब लिखने में मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है। पर कामिनी के हाथों इस बार कुछ अधिक खर्च हो गया है। मुझे घर में 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है। अगर भेजने की कृपा करें तो मैं अगले माह तक लौटा दूंगा। कामिनी से इस बाबत कुछ न कहें तो अच्छा है। लेट इट बी अ मैन टू मैन टॉक। अपमान और लज्जा से कपोलों पर रक्त दौड़ गया। धीरे से उसने अपनी पलकें उठाकर पिता की ओर देखा और आहत स्वर में बोली, पिताजी? हैं? क्या है? अरे क्या हुआ बेटी? पिताजी एकदम चौंक गए थे। कामिनी के हाथों से थर्राता पन्ना ले एक टक उसे घूरने लगे। बात को समझते हुए बोले, तो क्या हुआ? क्या हुआ इसमें बेटी? अरे उसने तुमसे इसका जिक्र नहीं किया। खैर छोड़ो, भूल गया होगा। अरे वक्त बेवक्त अपने ही तो काम आते हैं। कामिनी अधीर हो उठी। सच सच कहिए, कितनी बार उन्होंने रुपया मंगाया है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा बाबा, 3-4 बार बस, मुझे ठीक से याद नहीं। लौटाया? लौटा देगा, जल्दी क्या है? उनकी नौकरी छूट गई, यह भी आपको मालूम है? घुटी हुई आवाज़ में कामिनी बोली। अरे वो तो मैंने ही दफ्तर में फ़ोन कर लिया था। वहाँ ही फ़ोन पर उन लोगों ने कह दिया। फिर बेटी, मैं तुझे यूं ही देखने चला आया था, पर तू तो जैसे कमर कसकर बैठी थी मुझसे सब कुछ छिपाने को। मैंने भी नहीं कुरेदा। अच्छा जा, अंदर जा अपनी भाभी के पास। अरे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। जैसे अच्छे दिन रहे नहीं रहे, वैसे ही बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। पर कामिनी का मन विचलित हो उठा। 2-4 दिन और रहकर वह दिल्ली लौट गई। शेखर को उसने अपने आगमन के लिए लालायित पाया। उधार की बात स्थगित कर वह दाम्पत्य सुख की रस धारा में डूब गई। अगले दिन रविवार था। केश धोकर वह गुसल से निकली ही थी कि शेखर ने एक छोटा सा डिब्बा नुमा ट्रांजिस्टर उसके आगे बढ़ा दिया। शेखर के मुख पर चमक थी। यह क्या है? उत्तर में शेखर ने नीचे वाला लघु चक्र घुमा दिया। मधुर ध्वनि से आंगन भर गया। अरे यह तो अच्छा खासा ट्रांजिस्टर है। मैंने बनाया है। शेखर तरतीबन शर्मा ही गया। क्या तुमने खुद बनाया है? हाँ, तुम चली गई थी। इस नितांत एकाकीपन में मस्तिष्क सुन्न कर दिया था। बस यूं ही बैठे बैठे बना डाला। कुल 20 रुपए के पार्ट्स लगे हैं। केस अलग है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बाहर बैठा कोई कह नहीं सकता कि इतनी मीठी आवाज़ इस ज़रा से मैच बॉक्स से आ रही है। हाँ, दिल्ली तो मज़े में कैच करता है। रिसेप्शन भी बढ़िया है। शेखर ने किंचित गर्व से कहा। पाँव फैलाकर बदन को ढीला छोड़कर कामिनी आराम कुर्सी पर अधलेटी सी पसर गई। पलकें मूंद कर यूं पड़ी रही जैसे श्वास लेना ही बहुत भली और सुखद क्रिया हो। शेखर कुछ और ऊर्जे पुर्जे निकाल कर खटर पटर करने लगा। ठोक पीठ से चौंक कामिनी ने पलकें खोली। एक और ट्रांजिस्टर बन रहा है क्या? हाँ, यह दूसरी किस्म का ट्राई कर रहा हूँ। क्यों, पूरी दुकान ही खोलने का इरादा है क्या? शेखर मुस्कुरा कर रह गया। कामिनी ने फिर से पलकें मूंद ली। अगले दिन दफ्तर जाने से पहले कामिनी ने एक 100 रुपये का नोट शेखर के कोट की जेब में तहा दिया और एक संदेश भी कागज़ पर घसीट दिया। प्लीज़ शेखर, किसी से उधार मत लाना, तुम्हें मेरी कसम। ज़रूरत पड़ने पर फिर मशवरा करेंगे। कामिनी। संध्या को घर में प्रवेश होते ही देखा। शेखर बरामदे में चटाई पर बैठा पेचकस लिए पुर्जे कस रहा है और सामने कल पुर्जों का ढेर लगा है। अरे यह सब क्या है? यूं ही कुछ ट्रांसफॉर्मर्स, क्रिस्टल रिसीवर्स, वायरिंग वगैरह खरीद लाया हूँ। और ट्रांजिस्टर बन रहे हैं क्या?
बैग को बिस्तर पर पटक कामनी चाय का पानी चढ़ाने चल दी। हाथ मुंह धोकर वह लौटी। ओहो, आज तो कुछ पकाने को मन नहीं हो रहा। अंगड़ाई से बदन को तोड़ती वो बोली। तो रहने दो, डबल रोटी मक्खन तो है ही, वही खा लेंगे। कामिनी ने हैरत से पति की ओर देखा। शेखर कह क्या रहा है? शेखर को पाक शास्त्र से इतनी अरुचि? भोजन तो उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। संसार भर की कुंठाओं को वह रसोई से उठती सुगंध के सहारे झेल सकता था। जैसे कोई मदिरा को मुक्तिदायिनी मानकर दुख में साथ ले ले, वैसे ही शेखर खाने को तृप्तदायक विस्मृति मानता था। कुछ चटपटा जायकेदार कुतरने से जीवन में क्षण भर को रस आ जाता है। वह जितना शोक संतप्त होता, मन उतना ही खाद्य पदार्थ की ओर ललकता। वह स्वयं भी रसोई में जाकर निरीक्षण कर आता कि टमाटर मसाले सब पर्याप्त मात्रा में सब्जियों में डले हैं कि नहीं। वह क्षण उसके लिए मन बहलाव के क्षण जैसे ही होते। सफलता और यश की भूख उदर की क्षुधा बनकर शांत होती। यह सब कामिनी जानती समझती है। वह कुछ पल शेखर को कार्यरत देखती रही, फिर स्वयं ही उठकर सब्जियां धो पोंछ कर ले आई और धीरे धीरे काटने लगी। दफ्तर वफ्तर भूल एक नारी तुल्य तृप्ति कामिनी के मन पर छाने लगी। अपने पुरुष को अपने हाथ का बना खिला डालने की तुष्टि, वही पुरानी घिसी पिटी मनोभावना, किंतु कितनी प्रबल, कितनी अबोध, कितनी सहज। कानपुर से अम्मा का पत्र आया था। लिखा था, शेखर बेटे, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती। बुखार भी आ जावे है, कांसी नज़ला भी चले है। मुन्ना तो अब ज़्यादा करके अपनी माँ और आया के पास ही रहे हैं। सोचूं हूँ कुछ रोज़ को दिल्ली ही आ जाऊँ। उनके ज़माने का घर है, वही मेरी आत्मा बसी है बेटे। कुछ लोगों का मोह भी खींचे है। कामिनी ने उत्तर में साग्रह उन्हें बुलाया था। गर्मियाँ आ गई हैं, अम्मा अंदर सो जाया करेंगी। शेखर और वो बरामदे में सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहें तो शेखर अम्मा को लिवाने आ जाए। एक रोज दफ्तर से आकर देखा, शेखर बेचैन सा चहलकदमी कर रहा है। व्यग्रता मुख के नाक नक्श से जाहिर है। कामिनी ने पूछा, क्या हुआ? आज ट्रांजिस्टर नहीं बन रहा? सामान नहीं है, छटपटाकर शेखर ने कहा। कितने का आएगा? तुम कहाँ से दोगी? सब तो घर में खर्च हो जाता है। खोजती हूँ, शायद घर में कहीं पुरानी जमा गड़ी हो, खोद खाद कर देखती हूँ। कमरे में जा कामनी अलमारी में से भैया के ब्याह में मिले 500 रुपये निकालने लगी। फिर यूं ही बच्चों की सी किलकती शरारत उसके मन में फूट पड़ी और वहीं से चीखने लगी, शेखर जल्दी आओ, यहाँ खजाने पर बहुत बड़ा विषधर बैठा है। शेखर भन्नाता हुआ अंदर आया। मजाक मत करो कामिनी, मैं बहुत परेशान हूँ। पर कामिनी के हाथ में रुपए देखकर उसकी आंखों में एक लपट उठी। कामिनी ने देखा, आशा का भी एक रंग होता है जो उस समय शेखर की आंखों में झलक रहा है। कहाँ से आए कामिनी? मुझे दे दो, सबके सब। मैं इन रुपयों से? तुम नहीं जानती कामिनी, वो 5 ट्रांजिस्टर मैंने वर्मा की दुकान पर रखवा दिए हैं। एक के बारे में तो एक ग्राहक पूछ कर भी गया है, आज शायद लेने भी आए। शेखर को इतना प्रसन्न देख कामिनी के चेहरे पर भी छूत की तरह मुस्कुराहट फैल गई। वो शेखर से सट गई। उस गर्माहट में उसे एक सुरक्षा का आभास मिला। तुम खुश दिखलाई दो शेखर, तो ट्रांजिस्टर बिके न बिके, जीवन इस प्रकार भी चलता रह सकता है। रुपए लेकर शेखर तीर की तरह बाहर हो लिया। फिर बहुत से सामान से लदा फदा घर पहुंचा था। तुरंत ही पेचकस लेकर बैठ गया था। रात के 10 बड़ी मनुहार धमकी से विवश हो वो भोजन के लिए उठा। बड़े बड़े निवाले ऐसे सटक गया जैसे वह कर्तव्य निभा रहा हो। उस समय उसकी जिह्वा के लिए शाक और घास में विशेष अंतर नहीं था। खाने के पश्चात फिर वही माथापच्ची शुरू कर दी। अर्धरात्रि के समय कामिनी को उसकी अनुपस्थिति का आभास हुआ और वह आंखें मलती उठकर बरामदे में पहुंची। देखा, शेखर निष्पलक कल पुर्जों के पेच कस रहा है। कामिनी बलपूर्वक उसे बिस्तर पर खींच लाई। शेखर, इस तरह तो तुम पागल ही हो जाओगे। शेखर ने अपना क्लांत शांत मस्तक कामिनी के वक्ष पर गड़ा दिया, जैसे संपूर्ण जीवन की निराश थकान उसी एक पल में यहीं मिटा देना चाहता हो, जैसे कामिनी के हृदय स्पंदन से नवजीवन शक्ति खींच लेना चाहता हो।
कामिनी ने हौले से अपने होंठ शेखर के मस्तक पर मुख आशीर्वाद में टिका दिए। शेखर की पलकें थिरकती तितली के हल्के पंखों की तरह पत्नी के वक्ष पर उठ गिर रही थीं। अचानक वक्ष पर ढुलक आई अश्रुधार ने उसे चौंका दिया। शेखर का झुका सिर और बहते अश्रु जैसे उससे क्षमा याचना कर रहे थे। कामिनी के अंतर में ममता जैसा कुछ छलछला आया। उसने शेखर को अपनी बाहों के सुरक्षित घेरे में समेट लिया, जैसे पतली दुबली छरहरी टहनी पर डहेलिया फूल लहक रहा हो। ऐसे ही कामिनी के होंठ बार बार शेखर के मस्तक को चूम लेते। न जाने कब गहन निद्रा में इस मोह ममता भरे दृश्य पर पर्दा पड़ गया। शेखर के 6 ट्रांजिस्टर बिक गए थे। वर्मा पार्टनरशिप जैसा कुछ चाह रहा था। पैसा लगाने को राजी था, काम करने के लिए जगह बता रहा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री कराने को तत्पर था। सारी दौड़ धूप लाइसेंस आदि का निपटारा खुद ही कर लेने को आकुल था। शेखर, यू हैव अराइव्ड, कामिनी ने ऐलान कर दिया। अम्मा की पहुंच का तार पाक कामिनी ही उन्हें लिवाने स्टेशन दौड़ी। शेखर बिखरा हुआ बैठा था, सवेरे से ट्रांजिस्टर से चिपका पड़ा था। सारा बरामदा ही म्यूजियम बना हुआ था। अम्मा वाकई बहुत दुर्बल लग रही थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने शेखर को इस फैलावे के बीच आलती पालती मार कर समाधि लगाए देखा तो उनकी आंखें कानों तक फैल गईं। अरे यह क्या कर रहा है बेटे, यह कबाड़ कैसा है? कैसी हो अम्मा? जरा हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, मैं अभी आया। कामिनी, देखो तो अम्मा को क्या चाहिए, तौलिया वौलिया तो दो कुछ। अम्मा धम से वहीं बैठ गईं और आंखें फाड़ फाड़ कर उस कबाड़ में शेखर को मन प्राण से दृष्टि गड़ाए कुछ कुछ करते देखती रहीं। अगले रोज ही अम्मा को डॉक्टर को दिखलाया था। विशेष चिंताजनक कुछ नहीं था। टॉनिक दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी थी। कुछ ही दिनों में अम्मा पहले से स्वस्थ दिखलाई देने लगी। उनकी बातों से लगा शेखर और कामिनी को यूं विवश छोड़ कानपुर चले जाने के लिए किंचित अपराध भावना उनके मन में थी। उसी आत्मग्लानि से मुक्त हो उनकी मनोदशा स्वस्थ हो गई थी। शेखर के बढ़ते फलते काम ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। वो प्रसन्न थी। गृहस्थी का जो संक्षिप्तीकरण हुआ था, अम्मा के स्वस्थ होने पर वो फिर से अपना पूर्ण विस्तार पा गई थी। सुजाता जीजी अक्सर ही आया करती। अम्मा को संबोधित करके एक बार उन्होंने कहा था, भाई मेरा तो अटूट विश्वास है, स्त्री घर की शोभा है। नारी को अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पति की छाया से एकाकार कर देना चाहिए। एवरी ग्रेट मैन हैज अ वुमन बिहाइंड हिम। कामिनी और शेखर भी संवाद के समय जीजी के दरबार में थे। कामिनी बोली, पर जीजी, ऐसा करने पर क्या समाज का एक अंग सदा पंगु सदा अबला नहीं रह जाएगा? अरे तो घर में इतना कुछ है करने को। घर का नियमित काम 2-4 घंटों में समाप्त हो ही जाना चाहिए। कामिनी फिर बोली। तभी अम्मा कह उठी, अब शेखर कोई बेकार थोड़े ही है, तो किसे दिखाने को काम कर रही है? घर में क्या खाने को नहीं है? दुनिया क्या कहेगी? अम्मा, घर में यदि खाने को न हो तो दुनिया तो आकर खिला नहीं जाएगी। मेरे काम करने न करने से दुनिया को क्या मतलब? और वह कमरे से खिसक गई। शेखर ने वर्मा से बातचीत करके एक बड़ा सा घर किराए पर ले लिया था। कामिनी छुट्टी लेकर उसकी साज सज्जा में लग गई थी। दिन उमंग भरे गुजर रहे थे, किंतु अम्मा फिर अनमनी हो चली थी। आखिर एक रोज़ बोल ही पड़ी, बहू मैं कुछ दिनों को कानपुर जाऊंगी। तुम्हारे घर में कोई बाल बच्चा तो है नहीं। तुम दोनों चले जाते तो घर प्रेतों का डेरा लगे है। कल रात मुन्ना मुझे सपने में भी दिखलाई दिया। फिर बहू की हालत भी नाजुक है, कैसे संभालेगी सब कुछ? एक बार अम्मा का मन जो उचटा तो फिर उन्होंने कानपुर जाकर ही दम लिया। बच्चा? हाँ, अब शेखर का मन और पग एक स्थान पर टिक गए लगते हैं। अब बच्चे की प्लानिंग की जा सकती है। पहले तो उसकी 3-3 नौकरियों के छूटने के बीच कभी भी इतनी सुरक्षा का आभास ही नहीं मिला कि बच्चे की बात सोची जा सकती। किंतु बच्चा होने पर वह यकीनन सर्विस छोड़ देगी। उस सुंदर अनुभव के एक एक पल का आभास लेगी। शेखर फिर कहीं ढीला पड़ गया तो क्या? वह सदा तो पति के सम्मुख एक त्याग में उदाहरण नहीं बनी रह सकती। शेखर, तुम्हें कभी बच्चे की लालसा नहीं होती? हैं?
शेखर ऐसे चौंका जैसे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो भूला बैठा हो और अचानक वो याद आ गई हो। हाँ, बच्चा तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर दफ्तर कैसे जाओगी? नहीं जाऊंगी। हैं? शेखर और भी चौंका, जैसे कामिनी और दफ्तर का कोई अटूट संबंध हो। हाँ हाँ, और क्या? हाँ हाँ, और क्या, दफ्तर तो छोड़ा जा सकता है। कामिनी को पिल छोड़े 2 साल बीत चले थे, पर नौकरी छोड़ने की नौबत अभी नहीं आई थी। तरला का दूसरा बच्चा, बेटी, 1.5 साल की हो गई थी। अम्मा इस बीच 6 महीने दिल्ली रह गई थीं, पर तरला के पांव उनके यहाँ आते ही फिर भारी हो गए थे और अम्मा का कानपुर जाना फिर से आवश्यक हो गया था। कामिनी ने 2 भिन्न डॉक्टरों से अपना निरीक्षण भी कराया था। दोनों ने उसे पूर्णतया त्रुटिहीन बताया था और शेखर की जांच का परामर्श दिया था। शेखर को वहां चलने के लिए कहने से उसका मन भयभीत था, मानो उसी में कोई त्रुटि, कोई अभाव निकल गया तो। जिस उमंग से शेखर अपने काम में व्यस्त है, वह तो एक आत्मसम्मान उसमें आता जा रहा है। जीवन के प्रति जो एक उल्लसित रुचि उसके मन में जन्म ले रही है, वैसी बात सुनकर यदि वह नष्ट हो गया तो संभव है वो अपने को अयोग्यहीन समझने लगे। नहीं, शेखर कदापि इस कमी का सामना नहीं कर पाएगा। वह कामिनी के सम्मुख अति अपमानित, अति लज्जित महसूस करेगा। शायद एक अपराध भावना भी उसके अंतर में समा जाए। बहुत तरसा कर वह दिन आया जब शेखर अपने को समर्थ पा रहा है। कामिनी उसे पुनः अपूर्ण नहीं होने देगी, किंतु सत्य तो जानना ही होगा। कामिनी ने अपने चिकित्सक से परामर्श लिया। उसी के क्लिनिक में एक पुरुष डॉक्टर से समय निश्चित हो गया। शेखर से कहा, उन दोनों की ही जांच आवश्यक है। निष्कर्ष जानने को वह स्वयं गई। पूर्व संभावित पूर्ण शंकित परिणाम ही निकला। समस्या निराशाजनक थी। शेखर की दशा का कोई निदान नहीं था। शेखर को कुछ भी ज्ञात होने नहीं पाया। उसके लिए डॉक्टर और कामिनी का एक पूर्व निश्चित उत्तर था, आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बच्चा होना न होना तो भगवान के हाथ में है। शेखर, हम तुम पूर्णतया स्वस्थ हैं, बच्चा भाग्य पर निर्भर है। कामिनी का दफ्तर और शेखर का व्यापार दोनों उन्नति पथ पर थे। अम्मा तरला के दूसरे पुत्र जन्म और तीसरे शिशु प्रजनन से निपटकर लौट आई थीं। माला फेरते फेरते गहरा निश्वास छोड़कर अम्मा जब तब बुदबुदा उठती, अब तो एक ही चाहना रह गई, मेरा शेखर कहीं निपुता ही न रह जाए, उसकी बेल भी फले फूले। हे भगवान जी महाराज। मालूम नहीं भगवान उनका बुदबुदाना कितना सुन पाते थे, किंतु कामिनी ने एक रोज उनका फुसफुसाना अवश्य सुन लिया था। शेखर बेटे, डॉक्टरनी को दिखा उसे, अगर कोई उपचार नहीं है तो बेटे क्या तू निपुता ही मरेगा? अरे बाल बच्चा न होने पर तो कानून तलाक तक देने की इजाज़त दे देवे है, और फिर वो तो पढ़ी लिखी है, कमाने जोग है, तो दूसरी ब्याह भी लावे तो कौन सी बेसहारा हो जावेगी? अरे वो कोई अनपढ़ गंवार थोड़े ही है, वो कोई मेरे आसरे बैठी है। बेटे, आजकल की कोई अबला कमजोर थोड़े ही। चुप करो माँ, बस। शिखर चीख उठा था। एक संध्या को अम्मा ने देखा, कामिनी एक मोटे ताजे गोल मटोल चेहरे वाले 4-5 वर्षीय बालक की तर्जनी थामे घर में प्रवेश कर रही है। यह कौन है बहू? अम्मा ने तुरंत ही प्रश्न किया। यह गट्टू है और अब हमारे पास ही रहेगा हमेशा। कब तक? हमेशा। क्यों? मैंने इसे गोद लिया है। गोद लिया है? हाँ, सुन रहा है शेखर, तेरी बहू ने बच्चा गोद लिया है। शेखर ने व्यस्त दृष्टि ऊपर उठाई। कहाँ से लाई हो कामिनी? अनाथ आश्रम से। अनाथ आश्रम से? हे भगवान, अरे लेना ही था तो छोटे का ले लेते, अपना खून तो था। अम्मा तो अब आर्तनाद कर उठी। उसे काहे की कमी है अम्मा? घर, माँ बाप, सुरक्षा, शिक्षा, उसे लेने से क्या फ़ायदा? और यह जो अनजान की औलाद, इसे गोद लेने से फ़ायदा है? हाँ अम्मा, इस बेचारे को वह सभी कुछ मिल जाएगा जिससे यह वंचित है। बड़ा होकर हम ही को मानेगा। हाँ हाँ, तुम ही को मानेगा, सारे लक्षण नजर आ जाएंगे, सब चरित्र दिखा देगा। अम्मा भविष्यवाणी कर रही थी। जाओ तो गट्टू, वो तुम्हारे पापा हैं, उनके पास जाओ। गट्टू आदेश पा अनिश्चित कदम उठाता मुंह पर हिचकिचाहट भरी अंगुली दावे।
शेखर की ओर चला। उसकी बाल दृष्टि शेखर को तौल रही थी कि वह अपरिचित व्यक्ति से स्नेह से स्वीकार करेगा या दुत्कार देगा। पापा शब्द सुनकर शेखर कुछ झेंप गया था, किंतु तत्काल ही उसकी दृष्टि कामिनी की नज़र से मिली और वो मुस्कुरा उठा, मानो कह रहा हो, जो तुम्हें प्रिय है कामिनी वह मुझे भी स्वीकार है। अनाथ आश्रम में पले बच्चे ने झट उस मूक भाषा को पहचान लिया और दौड़कर शेखर से लिपट गया। शेखर ने उसे भरपूर बाहों में समेट लिया और पूछा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? गट्टू, बच्चे ने झिझकते हुए कहा। और तुम्हारा? बच्चे ने फिर पूछा। पापा, कामिनी बीच में ही चहक उठी। फिर शेखर और कामिनी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे दो साझे के चोर अपनी चुराई निधि को निरख कर आनंदित हो उठे। अम्मा इस नाटक को हैरत से देख रही थी। उनकी दृष्टि में वह असमर्थ निस्सहायता थी जो एक सयाने को नीम पागल की हरकतें देखकर महसूस होती है। वह जानती थी अब वह कुछ न कर पाएंगी। अपने को इतना बेअसर उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। तो यह थी मंजुल भगत जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।